इस धूमपानार्थ कल्पना के अंदर सिर्फ ओरल रास्ते से ही धुआं शरीर के अंदर लेने के लिए उतना ही सीमित नहीं रहेगा। यहाँ पे धूमपान के साथ साथ हम एक दूसरी टर्मिनोलॉजी भी देखेंगे जिसका नाम है धूपन। तो भैषज्य कल्पना की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो सिमिलर है। वो जो दवाई बनाना है, धुएं के फॉर्म में जो दवाई बनाना है वो सिमिलर है, लेकिन शरीर के अंदर अलग अलग रास्ते से, यानी कि अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे यहाँ पे। तो पहले उसके टाइप्स देखेंगे जो कल हमने देखे थे, उसका ही रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा था प्रायोगिक धूम्रपान। प्रायोगिक धूम्रपान, इस नाम से ही हमें ऐसा समझना है, ये इस तरह का धूम्रपान है जिसको हम प्रतिदिन प्रयोग में ले सकते हैं। और रोज ही इस तरह का धूम्रपान करने से भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। जैसे बताया गया है उस तरह से अगर हम प्रायोगिक धूम्रपान करेंगे तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। उसमें भी खास करके ये जो प्रायोगिक धूम्रपान है वो हमें कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और मैक्सिमम कितनी बार करना चाहिए, वो सब डिटेल्स में दी गई है, तो वो हम याद रखेंगे। अलग अलग काल दिए हैं कि पूरे दिन के अंदर कौन कौन से काल में प्रायोगिक धूम्रपान करना चाहिए। तो उसके अंदर हर एक क्रिया के बाद या कुछ समय के बाद धूम्रपान करना चाहिए, ऐसा श्लोक में बताया है। तो हमें क्या देखने मिलेगा? स्नान के बाद, भोजन के बाद, वमन के बाद, दंत धावन के बाद, नस्य और अंजन के बाद, और उसी तरह से रात्रि के बाद, यानी कि सुबह में जब उठते हैं उसी समय पे धूम्रपान करना चाहिए। और ये जो प्रायोगिक धूम्रपान है, इन सभी समय पे रिपीट नहीं करना है, लेकिन मैक्सिमम दिन में 2 बार धूम्रपान करना है। और उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे? सिर्फ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स होंगे, शरीर की धातुओं को बिगाड़े इस तरह के इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे, है ना। वो भी हमें ख्याल में रखना है कि अगर कोई तंबाकू या ऐसी कोई वनस्पति को लेकर धूम्रपान करता है तो वो हानिकारक हो सकता है, तो उसका उपयोग नहीं करेंगे। फिर एक धूम्रपान का टाइप है जिसका नाम है स्नेहिक धूम्रपान। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे शरीर में कुछ स्नेह इंट्रोड्यूस किया जाएगा या शरीर की रुक्षता दूर की जाएगी। तो ऐसा धूम्रपान जो स्नेह के साथ किया जाता है, जो शरीर में स्नेह उत्पन्न करता है, ऐसा धूम्रपान स्नेहिक धूम्रपान कहा जाएगा। और वो हमें कब करना चाहिए? ये स्नेहिक धूम्रपान करने योग्य काल समय कौन कौन सा है? तो मलमूत्र के विसर्जन के बाद, या फिर आफ्टर स्नीजिंग, लाफिंग, एंगर, कोइटस, ऐसी सब क्रियाओं को करने के बाद स्नेहिक धूम्रपान करना चाहिए। ये सारी ही क्रियाएं जो है, मलमूत्र का विसर्ग है या बाकी की सारी भी क्रिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं शरीर में वात उत्पत्ति होती है, तो वहां पे उसी समय पे स्नेहिक धूम्रपान करना ये एक अच्छी बात है। उसको बहुत बार रिपीट नहीं करना है, दिन में एक ही बार करना चाहिए, उससे ज्यादा बार ये स्नेहिक धूम्रपान नहीं करना है। और उसके लिए एक लक्षण भी दिया है। स्नेहिक धूम्रपान जो है हमें इतना करना चाहिए, तब तक करना चाहिए कि लैक्रिमेशन शुरू हो जाए, आंखों में से जो है पानी निकलने लगे, तो उस समय हमें ये धूम्रपान बंद कर देना चाहिए। उससे ज्यादा समय तक नहीं करना चाहिए, दिन में दूसरी बार रिपीट भी नहीं करना है। स्नेहिक धूम्रपान जो है वो एक मेन प्रोसीजर, यानी कि हमारा मुख्य कर्म या प्रधान कर्म, उसके तौर पे भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा पंचकर्म का कोई और कर्म है जो कि हमारा ट्रीटमेंट का मेन पार्ट है, वो प्रधान कर्म है, तो उसके पश्चात कर्म में या पूर्व कर्म में इस तरह से भी धूम्रपान किया जाता है। ये लागू होता है स्नेहिक धूम्रपान को। और हमें वात के गुण पता है, रुक्ष गुण जो होता है वो पित्त और कफ में नहीं होता। तो जहां जहां कहीं पे भी वात का शमन करना है, ऐसी जो कोई भी वातज कंडीशंस है, वातज रोग है,
वहां पे हमें स्नेहिक धूमपान इंडिकेटेड रहेगा। फिर हमें डिसाइड करना है कि हमारी जो पूरी ट्रीटमेंट है उसके अंदर इस धूमपान को कहाँ पे हम वहां पे ले सकते हैं या फिर कर सकते हैं। और सीधी सी बात है कि इसके अंदर जो कोई भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सारे ही स्नेह द्रव्य युक्त या स्निग्ध गुण युक्त होंगे। और ये जो धूमपान है कौन कौन से रोगों में यूज किया जाता है, तो उसके अंदर वातिक, शीर्षूल, दंतहर्ष, वातज, कास और वैश्वर्य यानी कि आवाज खराब हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस में खास करके हमारे जो उर्दू जत्रगत जितने भी अंग है उसमें जब वात संचय या प्रकोप होता है तो ऐसी सभी जगहों पे स्नेहिक धूमपान हम करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन आपको पता है कि पित्त और कफ जो है वो पंगु होते हैं, वात ही उनको सब जगह लेके जाता है। तो पित्त और कफ की भी जितनी कंडीशंस है, पित्त और रक्त पित्तज या रक्तज भी जितनी कंडीशंस है, लेकिन वहां पे अगर वात अनुबंध है, ज्यादा मात्रा में अगर वात अनुबंध है तो फिर वहां पे भी हम स्नेहिक धूमपान करना चाहिए। फिर एक तीसरा उसका कैटेगरी है वैरेचनिक धूमपान, है ना। अभी वैरेचनिक या विरेचन, इस शब्द से क्या समझना है कि वहां पे जो दोष और मल इकट्ठा हुए हैं उसको हमें वहां से बाहर निकाल देना है। अगर मुंह के रास्ते से हम ये धूमपान करते हैं तो मुंह से ही हमें उसको वहां जो मल मल रूपी जो कुछ भी दोष है उसको सबको बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पे एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है, दोष अगर प्रकोपित अवस्था में नहीं है या फिर दोष अगर उत्कृष्ट अवस्था में नहीं है, यानी कि बहिर्गमनोन्मुख नहीं है, जो बहिर्मुख स्रोतस होते हैं वहां से बाहर निकलने के लिए तत्पर नहीं है, तब हम इसको नहीं करेंगे। पहले उसको उत्कृष्ट करेंगे ताकि वो तुरंत ही बाहर निकल जाए। उसमें भी खास करके कफ दोष को, तो नासा से और मुख से, दोनों ही रास्ते से पहले वहां पे पूर्व कर्म जरूरी रहेगा। जैसे कि हम क्या कौन सा पूर्व कर्म करते हैं, स्नेहन स्वेदन, और उसके बाद इस तरह का वैरेचनिक धूमपान या वैरेचनिक जो कोई भी हमारा क्रियाकल्प है वो कर सकते हैं। और इसमें भी एक रिकमेंडेशन है, इसको कब कब करना चाहिए, तो स्नान के बाद, दिवा स्वप्न के बाद और वमन के बाद इस तरह का वैरेचनिक धूमपान करना चाहिए। वमन के बाद भी इसलिए करते हैं कि जब हमारा वमन पूरा हो जाता है पेशेंट का, उसके बाद भी अगर कुछ रेमिनेंट रह जाता है अगर कफ दोष, तो उसको निकाल सकते हैं वहां से। और इसको ज्यादा बार भी रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि दिन में 3 बार तक इसको रिपीट करना है, 4 बार तक, या जैसी जरूरत पड़े उतना रिपीट कर सकते हैं। और इसको कब तक करना चाहिए, कितने समय तक कंटिन्यू वैरेचनिक धूमपान शुरू रखना चाहिए, यानी कि स्मोक जो है मेडिसिनल स्मोक वो मुंह में लेते रहना चाहिए। उसके लिए बताया है कि दोष दर्शन हो जाए, यानी कि जो उत्कृष्ट दोष है जो शरीर में से बाहर निकलना चाहता है उसको फैसिलिटेट करके हम शरीर में से बाहर निकाल दे, बाहर दिख जाए हमें, तब तक ये करना चाहिए वैरेचनिक धूमपान। और जैसे ही दोष या मल जो कुछ भी है, मल रूपी कफ है, वो बाहर निकलने लगता है तो फिर उसको हम बंद करेंगे और दोष को बाहर निकलने देंगे। जो वैरेचनिक धूमपान है उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, उसके अंदर जो द्रव्य यूज किए जाते हैं उसके अंदर कौन कौन से गुण या उसके कर्म होते हैं, तो वहां पे रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण और विशद, ऐसे सभी गुण का उपयोग किया जाता है जो कि कफ दोष को बाहर निकालता है। और जहां से जो कोई भी स्रोत से कफ दोष बाहर निकला है उस स्रोत को क्लीन कर देता है। और ऐसी बहुत सारी कफज कंडीशंस है जहां पे ये वैरेचनिक धूमपान करते हैं। तो उसके अंदर है कफज शीर्षूल, कर्णकंडू, कर्णकंडू यानी कि कान के अंदर अगर खुजली शुरू हो गई है तो वो कफ की वजह से ही होती है। फिर अधिमांस, ज्वर, कुष्ठ, मूर्छा, संन्यास, तो ये सारे ही जो रोग है, जैसे कि ज्वर है तो ज्वर की भी कफज अवस्था, अगर कुष्ठ है वहां पे अगर कफ इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है ना, मूर्छा और संन्यास हुए हैं, वो कफज कंडीशंस होंगी, उस समय पे हमें ये उपयोग में लाना चाहिए। उसी के साथ साथ बताया है
कि ऐसे कुछ कफज रोग है जहाँ पे शल्य कर्म करना या सर्जरी करना जरूरी है। तो उन सभी सर्जरीज के साथ साथ, यानी कि सर्जरी हो जाने के बाद, हमें उसके पश्चात कर्म के रूप में या फॉलो अप में हमें धूमपान करना चाहिए, वैरेचनिक धूमपान, जो कि है गलशुंडी और कफज गलगंड। ऐसे रोगों के शल्य कर्म होने के बाद पश्चात कर्म के रूप में हमें वैरेचनिक धूमपान करना है। फिर आगे इन तीन कैटेगरी को तो हमने धूम नस्य में भी देखा था। जब हमने नेजल एप्लीकेशंस देखे, वहां पे धूम नस्य देखा, तो वहां पे ये तीन कैटेगरी देखी थी हम। अभी यहाँ पे कुछ और धूमपान की अलग अलग टाइप्स आते हैं, जिसके अंदर एक है कासघ्न धूमपान। तो नाम से ही पता चलता है, कासघ्न यानी कि कास को ठीक करने वाला। ऐसा धूमपान जिसके उपयोग करके हमारी खांसी ठीक हो जाएगी, तो जो कफिंग या हमारी खांसी है उसको ठीक कर दे, इस तरह का धूमपान हमें यहाँ पे देखना है। इंडिकेशन इसका साफ साफ है कि जहाँ पे कास रोग हो या अन्य कोई व्याधि में कास एक लक्षण के स्वरूप में हो, तो वहां पे हमें ये कासग्न धूमपान उपयोग में लेना है। एक इसका एक अलग ही मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो समय है वो बताया गया है कि इसको ग्रासांतर में यूज करना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के जो दो निवाले हैं, दो मॉर्सल्स होते हैं, उसके बीच में उसको यूज करना चाहिए। और इसके बारे में क्या बताया है, हमारे छाती के अंदर कफ और वात, इन दो दोषों की वजह से ही कास प्रवृत्ति होती है। तो उसमें जो कुछ भी बढ़ा हुआ कफ दोष रहता है, उसको ये कासगना धूमपान निकाल देता है। जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप्स होते हैं ना, जो कफ को बाहर खींच के निकाल देते हैं, तो उसी के जैसा आयुर्वेद में भी होते हैं। जैसे कि तालीसादी चूर्ण होता है ना, रस सिंदूर होता है, तो वो भी ऐसा काम करते हैं। अगर धूमपान हमें चाहिए तो वहां पे कासग्न धूमपान कैटेगरी में जितने भी धूमपान आएंगे उन सबका उपयोग करेंगे। और वो करता क्या है, कफ को खींच के बाहर निकाल देता है ना। जो भी कफ है, बढ़ा हुआ कफ है, वो कास रोग में जो है उसको बाहर निकाल देता है। तो शरीर में से कुछ दोष बाहर निकल रहा है। तो यही चीज हमने पढ़ी थी ना, वैरेचनिक धूमपान के अंदर ही देखी थी अभी। तो इसीलिए डल्हण ने बताया है कि ये एक तरह का वैरेचनिक धूमपान ही है, और वैरेचनिक धूमपान के जैसे ही इसको यूज करना चाहिए। मतलब कि कैसे, जब तक कफ दोष निकल ना जाए तब तक ये कासग्न धूमपान करना चाहिए, और उसका उपयोग करके हमें कास में से छुटकारा मिल पाएगा। फिर इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमें डायरेक्टली पता चलेगा कि ये जो है कासहर प्रॉपर्टी वाले इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो भी आपको थोड़ा एक लिस्ट हमेशा ही माइंड में रखना है। जब आप प्रैक्टिस में बैठेंगे तो बहुत उपयोग में आएगा। द्रव्य गुण में से ये लिस्ट निकाल लेना है, कौन कौन से वनस्पति या हर्ब्स ऐसे हैं जिसके अंदर कासगना प्रॉपर्टी है ना। तो आप जैसे लिस्ट निकालेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा, हाँ वासा है, फिर दिखेगा कंटकारी है। फिर इस तरह से आप निकाल लीजिए लिस्ट। बहुत इजी रास्ता रहेगा। अब कोई भी एक आयुर्वेदिक कप सिरप के बोतल ले लीजिए, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे, तो यही सारे इंग्रेडिएंट्स कासघन गुण वाले होते हैं। उनमें से जो भी एलिजिबल होते हैं धूमपान के लिए, तो उसको हम ले लेते हैं। फिर वात कफज अगर कास होता है, प्रतिश्याय होता है, शीर्षूल होता है, ये सभी कास की ही अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस है। तो उन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। जब जो कफ दोष है वो उर में यानी कि छाती में और ऊर्ध्व चतुर्भुज अंगों में फैलने लगता है, तो इस तरह से वात कफज काश होता है। प्रतिश्याय या शीर्षूल, अगर वहां पे कफ जमा हुआ रहेगा तो शीर्षूल वगैरह चीजें भी होगी। और कफज कास में भी, क्षतज कास में भी, मतलब कि कास की अगर वो खराब अवस्था है तो वहां पे भी इसका उपयोग किया जाता है। और उसी तरह से कंठ रोग में भी, अगर गले में भी कुछ कफ चिपका हुआ है, जमा हुआ है, उसको निकालने के लिए भी ये उपयोग में आ जाएगा। फिर आगे एक और कैटेगरी है, वमनीय धूमपान, है ना। तो ऐसा धूमपान कि जिसकी वजह से वमन हो जाए। वमन यानी कि उल्टी, जो हम इंड्यूस करवाते हैं, जो खुद से होती है ऐसी वाली उल्टी को हम छर्दी बोलते हैं। और जो
वैद्य जो है जो उल्टी करवाता है उसको हम वमन बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का शरीर में से दोषों को बाहर निकाल देने वाला है ना। अब इन जनरल भी कहीं पे भी वमन को विरेचन के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। वमन भी एक तरह का विरेचन ही है। शरीर में से कुछ बाहर निकल रहा है वो विरेचन है। अगर वो ऊपर के रास्ते से है तो वमन, नीचे के रास्ते से है तो विरेचन। तो यहाँ पे वमनीय धूमपान जिसकी वजह से हम वमन करवा सकते हैं। अक्सर वमन में हम क्या करते हैं, हम मदन फल का उपयोग करते हैं, पिपली का, वचा का, यष्टि मधु का, ऐसे द्रव्यों का उपयोग करते हैं और उसका हम चूर्ण या फांट या क्वाथ ऐसा कुछ पिला के फिर हम वमन करवा देते हैं। तो वो सब लिक्विड मेडिसिनल प्रिपरेशन रहती है। यहाँ पे जो हमारी मेडिसिनल प्रिपरेशन है वो स्मोक के स्वरूप में है। तो ऐसा धूमपान करवाना है कि जिसकी वजह से वमन हो जाए। अगर हमें वमन करवाना है तो वहां पे ये यूज करेंगे। अभी इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस या क्राइटेरिया दिए हुए हैं। जैसे वमन कर्म करवाते हैं ना हम पंचकर्म में, उसी के जैसे यहाँ पे वमनीय धूमपान भी करना है। मतलब कि आकंठ पान पहले करवाना है पेशेंट को। अगर हम कोई एक जो भी पेशेंट के लिए, रोगी के लिए सुटेबल है ऐसी यवागु बनाएंगे और उस यवागु का आकंठ पान करवाएंगे, तो जो है वोमिटिंग जो है अच्छे से इंड्यूस हो जाएगी। और उसके बाद आकंठ पान करवाने के बाद हमें वमनीय धूमपान देना है। तो ऐसा धूमपान करने की वजह से वमन हो जाएगा। और कब तक ये वमनीय धूमपान करना चाहिए? जब तक सम्यक वमन लक्षण दिखने लगते हैं, यानी कि वमन का हीन योग या अति योग न हो जाए। वमन का सम्यक योग, जितने वमन के वेग आने चाहिए उतने वेग आ जाए, लक्षण उस तरह से रोगी के शरीर पे, उसके चेहरे पे दिखने लगे, तब तक हमें ये वमनीय धूमपान करना चाहिए। और कौन कौन से लक्षण है, ऑब्जर्व कैसे करते हैं, वो आप जब पंचकर्म प्रैक्टिकली करेंगे पेशेंट्स का तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। और पंचकर्म आपको सीखना है। फाइनल ईयर में इंटर्नशिप में आपका टारगेट रखिए कि मैं रोज पाँच छह वमन करवाऊंगा, मैं रोज हर पांच छह पेशेंट्स का वमन करवाऊंगा ही। इतना टारगेट रखिए तो आप लक्षण ऑब्जर्व करना बहुत इजीली सीख जाएंगे। वमनीय धूमपान जो है उसके लिए अगेन कासग्न धूमपान के जैसे ही एक क्राइटेरिया है कि जब गले में और छाती में श्लेष्मा जो है भरा हुआ है, पूरा एक्यूमुलेट हो गया है, तब उसको यूज करना चाहिए। मतलब कैसे? जो चीज हमें निकालनी है वो पहले उसको वहां पे एक्यूमुलेट करना है। अगर जो श्लेष्मा है वो शाखागत होगा, है ना, पूरे शरीर में फैला हुआ रहेगा, कोष्ठ में नहीं होगा, तो फिर हमें वमनीय धूमपान नहीं करवाना चाहिए। लेकिन पहले पूर्व कर्म करना चाहिए, स्नेहन स्वेदन पाचन लंघन वगैरह करके शाखा में से पूरा ही दोष जो है उसको कोष्ठ में लेके आना है। और उसके बाद छाती में, गले में जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो उस समय पे हम धूमपान देके वमन करवा देंगे। और ये जो है ऐसा बोल सकते हैं कि सुकुमार रोगियों के लिए ऐसा वमनीय धूमपान इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे वमन के प्रोसीजर में हम देखते हैं कि जब कोई सुदृढ़ रोगी होता है, जो युवान होता है, शरीर भी उसका बलवान होता है, तो उस समय पे हम उसको तीक्ष्ण वमन दे सकते हैं, क्योंकि उसका शरीर जो होता है विस्टैंड कर सकता है उसको। तो वहां पे हम उसको मदन फल या फिर उसकी मदन फल की पिपली जो अति तीक्ष्ण होती है उसको भी दे सकते हैं। साथ में सैंधव, वच्चा, पिपली वगैरह चीजें भी दे सकते हैं। अगर हमें वमन करवाना बहुत जरूरी लगता है लेकिन रोगी जो है वो उतना बलवान नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, दूसरे वमन द्रव्यों का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम इक्षु रस का उपयोग करेंगे, गन्ने का रस, है ना, तो उससे वमन करवा देते हैं। तो वो जो है उतना तीक्ष्ण वमन नहीं होगा। लेकिन बहुत सुकुमार रोगी है तो वहां पे हम ऐसा उपयोग भी कर सकते हैं कि जैसे कि धूमपान, सिर्फ धुआं देने से ही वमन हो जाए। तो ये आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक लाइट वेट वमन है, ये बहुत ही तीक्ष्ण ऐसा वमन नहीं करवाएंगे यहाँ पे। फिर ये जो बहुत सारा धूमपान के बारे में हमने टाइप्स देखे 5 तरह के, वो कैसे करवाना, आई थिंक ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं अष्टांग हृदय में। कुछ स्टूडेंट्स ने इसका कुछ मॉडल भी बनाया था, है ना, मैंने देखा था धूम नेत्र जो बनाया था वो। तो वो बना सकते हैं इस तरह से, या अभी तो मार्केट में मिलते हैं मेटल के धूम नेत्र मिलते हैं। तो जो है
मेटल का या फिर लकड़ी का भी बना सकते हैं। तो उसका जो डिस्टल एंड है वो, दूर का जो छोर है वो होना चाहिए लिटिल फिंगर की चौड़ाई, उसका डायमीटर जो है उतना ही होना चाहिए। और उसका जो बेस है वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि अंगूठे की चौड़ाई जितना होना चाहिए। तो एक साइड से जो है उसका छिद्र थोड़ा छोटा रहेगा, दूसरे साइड से अंगूठे जितना मोटा रहेगा। और धूम नेत्र की लंबाई के बारे में भी शास्त्र में बताया है। तो यहाँ पे कासघ्न और वमनीय धूमपान जो है उसकी लंबाई सबसे कम बताई हुई है, सिर्फ 16 अंगुल। और बाद में जो धूमपान हम ज्यादा यूज कर सकते हैं, या फिर जो धूमपान कम प्रिकॉशंस वाले हैं, तो वहां पे बड़े धूम नेत्र की लंबाई भी बताई है। जैसे कि वैरेचनिक में उससे ज्यादा 24 अंगुल, स्नेहिक में 32 या प्रायोगिक में 48 अंगुल की धूम नेत्र की लंबाई भी बताई हुई है। फिर आगे एक जनरल परसेप्शन देखते हैं, धूमपान चिकित्सा योग्य पुरुष, है ना। कौन से लोगों को धूमपान इंडिकेटेड है, तो ये सभी रोगों के नाम आप याद रखिए। और आपके पास जब भी पेशेंट्स आते हैं इन सभी रोगों वाले, तो आपको याद रखना है कि क्या मैं इनको धूमपान करके ठीक कर सकता हूँ क्या दवाई के साथ साथ, ये जरूरी रहेगा। तो वहां पे शिरो गौरव, आप जो नहीं हो रहे सर, ठीक है, शिरो गौरव, अर्धाव भेदक, कास, गलग्रह, कंडू, केश पतन, अति तंद्रा, लैपटॉप को म्यूट करो, वॉल्यूम डाउन करते ना। तो शिरशूल, कर्णशूल, श्वास, पूतिनस्य, कृमि, क्षवथु, पीनस, नेत्रशूल, हिक्का, मन्याग्रह, स्वर भेद, अति निद्रा, ऐसे बहुत सारे रोग है। अब यहाँ पे आपको उसकी अलग अलग अवस्था देखनी है। जैसे कि कुछ रोग यहाँ पे ऐसे है जो ऊर्ध्व जत्रुगत अंगों में सिर्फ दोष संचय हुआ है, जैसे कि शिरोगौरव, शिरशूल, पीनस, ना। कुछ रोग ऐसे हैं जहाँ पे जो दोष है वो धातुओं के अंदर जाके बैठा हुआ है, जैसे कि मन्याग्रह, है ना। कुछ रोग ऐसे हैं जहाँ पे दोष जो है वो मर्मास्थि संधि तक पहुंचा हुआ है, जैसे कि अति निद्रा, अति तंद्रा। तो वो जो व्याधि है या जो रोग है वो डीप रूटेड है या नहीं है। लेकिन सभी तरह के अलग अलग रोगों में हम धूमपान करवा सकते हैं, और इन सभी रोग के रोगी व्यक्ति को हम धूमपान देंगे। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस, हालांकि इस स्लाइड को मुझे पहले लेना चाहिए, है ना। कॉन्ट्राइंडिकेशन हमेशा पहले याद रखने हैं। इनको तो धूमपान नहीं करना है। अगर इनको धूमपान करेंगे, एक तो ठीक नहीं होगा, दूसरा कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो ये हमें पहला याद रखना है कि अगर हम सोच रहे हैं धूमपान करवाने के लिए भी, तो इनमें से तो कोई रोगी नहीं है। जैसे कि जिसका विरेचन हुआ है, तो जिसका विरेचन हुआ है उसके शरीर में से दोष निकल चुके हैं, धातुएं भी कुछ कुछ लेवल तक क्षीण हो चुकी है, वहां पे नहीं करना है धूमपान। जिसकी बस्ती की जा चुकी है, बस्ती में भी खास करके जो हम काढ़े की बस्ती देते हैं उसके लिए, जो इंटॉक्सिकेटेड है, यानी कि जिसको या तो ये मदात्य हुआ है या फिर जहर लगा हुआ है, दोनों में से कोई भी है, तो उसको धूमपान नहीं करना है। सगर्भा स्त्रियों को, रक्तपित्त के रोगी को, मूर्छित व्यक्ति को धूमपान नहीं करना है। अगर आपको पता है कि वो किस वजह से मूर्छा में गया है, तो आप धूमपान के लिए सोच सकते हैं। ऐसे ही आप किसी पेशेंट की विजिट के लिए जाते हैं, वो मूर्छा में है, आपको पता नहीं है डायग्नोसिस पक्का, तो धूमपान नहीं हमें करना है वहां पे। क्षत क्षीण, आम दोष युक्त और भ्रम पीड़ित, इन सभी को भी धूमपान नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे क्षत क्षीण और भ्रम पीड़ित जैसे जो रोगी होते हैं, वहां पे वात काफी बढ़ा हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है। और हमारा जो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है धूमपान, वो ऐसा है तुरंत ही शरीर में फैल जाए। तो वहां पे इस तरह का कुछ रिस्क या चांस नहीं लेना है। आम दोष युक्त धूमपान क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमने पहले ही देखा कि दोष ऐसा चाहिए जो
बहिर्मुख स्रोतों में से बाहर निकलने के लिए उत्सुक हो, ऐसा वाला उत्कृष्ट दोष हमें चाहिए। अगर आम दोष है तो हम धूमपान नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे हम उदाहरण लेना शुरू करते हैं अलग अलग धूमपान के। इसके अंदर वैरेचनिक धूमपान के उदाहरण काफी सारे होंगे, क्योंकि उसी का उपयोग हम ज्यादा करते हैं। तो आप इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो है उसके कलर भी खास ख्याल में रखिए। कुछ ऐसे पीले रंग में दिए हुए हैं जो कि रस औषधि है या विष औषधि है, ऐसा कुछ रहेगा, है ना। बाकी हर्बल ड्रग्स जो है वो ग्रीन कलर में दिए हुए हैं। तो मनशीला हड़ताल जो है, इसके साथ मरीच, जटामांसी, मुस्ता, इंगुड़ी, इन सभी को इक्वल क्वांटिटी में लेके, कोर्स पाउडर फॉर्म में लेके, बाद में जला के उसका जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलती है, उसको हम मनशीलादि धूम कहते हैं। और उसका वैरेचनिक धूमपान के तौर पे, कासग्न धूमपान के तौर पे उपयोग कर सकते हैं। तो वहां पे अगर खास रोग है जो किसी भी और चिकित्सा से ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें ये धूमपान देना चाहिए। तो कास रोग के बारे में खास बताया है कि कास रोग के टाइप्स आपने पढ़े हैं, उसकी अलग अलग अवस्थाएं आपने पढ़ी है। तो उसमें सभी ट्रीटमेंट हमने कर ली है, लेकिन खास रोग ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उस समय पे हमें इस मनहशीलादि धूम का उपयोग करना चाहिए। इससे ये ठीक हो जाएगा। हमें लगातार 3 दिन तक, अप टू 3 डेज, यानी कि मैक्सिमम 3 दिन तक इसको पेशेंट को दे सकते हैं। और इस धूम, मनहशीलादि धूम का भी एक पश्चात कर्म दिया हुआ है। मनहशीलादि धूम करने के बाद हमें वहां पे उसको गर्म दूध, घी, गुड़, ऐसा सब हर एक सेशन के बाद देना चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है जो कास का रोगी है और उसका कास बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद, आपने खुद ने की हुई बहुत सारी ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर वहां पे मनहशीलादि धूम देना चाहिए। उसी के जैसा एक और कास के लिए ही दूसरा एक धूम है, जिसका नाम है अर्कादि धूम। तो यहाँ पे पके हुए अर्क पत्र, अर्क के जो पत्र है एकदम पके हुए, सूखे, पीले हो गए हैं, ऐसे पत्र लेके उसके साथ मनहशिला और त्रिकटु चूर्ण, इन सभी को समान मात्रा में लेके, यानी कि 5-5 ग्राम वो, और सुंठी, मरीच, पिपली, तीनों मिलाकर 2.5 ग्राम, ऐसा इंग्रेडिएंट्स लेके हम अर्कादि धूम बना सकते हैं और इसको फिर धूमपान करवा सकते हैं। तो ये सभी तरह के कास रोगों में उपयोगी है। कास रोग की अंतिम अवस्था में नहीं, लेकिन इन जनरल जो सभी तरह के कास रोग है वहां पे ये उपयोगी है। खास करके अगर इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस कफ है, वहां पे भी हम इसको उपयोग करना चाहिए, इससे वो ठीक हो जाएगा। और अगेन इसके पश्चात क्रम में हमें गर्म दूध या गर्म पानी, और उसके बाद नागवल्ली यानी कि नागरवेल का पत्र जो है, पत्ता जो है वो चबाने के लिए लेना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं मरीच आदि धूम का। तो मरीच आदि धूम में क्या है, मरीच चूर्ण, अर्क मूल चूर्ण और अर्क क्षीर, तो दोनों चूर्णों को समान मात्रा में लेके फिर अर्क क्षीर के साथ मर्दन करके गोली बना लेते हैं। और फिर इस गोली को रख लेते हैं स्टोर करके, जब भी जरूरत पड़े तब उसमें से हम उसको धुआं निकाल के, यानी कि धूमपान करवा सकते हैं। ये भी सभी तरह के कास रोगों में उपयोगी है। और 3 से 5 दिन तक हम इसको धूमपान दे सकते हैं। उसके साथ भी गर्म दूध और गुड़ हर एक सेशन के बाद देना चाहिए। इन सभी में आप दूध, घी, गुड़ ऐसे द्रव्य पश्चात कर्म में दे रहे हैं ना, तो वो सभी दोषों को शमन करने के लिए जरूरी है। एक और उदाहरण लेते हैं, धतूर पंचांग धूम। अभी यहाँ पे इतने सारे उदाहरण इसलिए ले रहे हैं ताकि आप इसमें से एग्जाम में अगर आता है कि धूम, डिस्क्राइब धूमपान कल्पना along with 3 suitable examples, तो आप लिख सकते हैं। तो धतूर जो है उसका पंचांग ले लेते हैं, उसके उसका यवकूट चूर्ण, शुष्क यवकूट चूर्ण कर लेते हैं और फिर उसको जला देते हैं। ये जो है कास रोग के लिए नहीं, लेकिन श्वास रोग के लिए है, जिसको सांस की बीमारी है, अस्थमा है, दम है ना, सांस फूलती है, तो उसके लिए धतूर जो है वो बेस्ट मेडिसिन है। और गांव में बहुत लोग ऐसे यूज भी करते हैं। और हम भी
जो प्रिपेयर्ड मेडिसिन होती है उसमें भी यूज करते हैं ना, जैसे कि श्वास रोग के लिए हम यूज करते हैं कनक आसव, है ना, कनक आसव, तो उसमें भी यही होता है। धतूर जो है वो सांस की बीमारी में बहुत अच्छी औषधि है। तो सिंपली उस धतूर का जो भी अंग मिलता है पंचांग, उसको लेके सुखा के यवकुट करके धुआं लगा देते हैं, तो फिर उससे सांस जो फूलता है वो ठीक हो जाता है। अभी यहाँ पे एक अलग धूमवर्ती के बारे में। धूमवर्ती यानी कि पहले से उसकी वर्ती बना लेते हैं, बाद में उसका धूमपान के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले वो गुटिका बनाने वाला एग्जाम्पल देखा, तो फिर यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं धूमवर्ती बनाने के लिए। इसका नाम है हरेणुकादि धूमवर्ती। अभी इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, पहले के एग्जाम्पल जैसे नहीं है कि 2 या 4 5 इंग्रेडिएंट्स ही है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, 32 इंग्रेडिएंट्स है। सभी को साथ में लेके उसकी पेस्ट बना देते हैं पानी के साथ मर्दन करके, और फिर उस पेस्ट की वर्ती बना देते हैं। और वर्ती जो है वो 8 अंगुल लंबी है, यानी कि उस वर्ती को ही डायरेक्टली हम धूमपान के लिए उपयोग में ले सकते हैं। और इस वर्ती को छाया में शुष्क करना है, धूप में नहीं, वरना क्रैक्स हो जाएंगे। और फिर छाया शुष्क करके घृत लिप्त कर देते हैं, घृत लिप्त करने से वो अच्छे से जलने लगेगी, और फिर उसको प्रायोगिक धूमपान के लिए उपयोग में ले सकते हैं। अभी फिर से रिकॉल करना है, प्रायोगिक धूमपान यानी प्रतिदिन हम जिसका उपयोग कर सकते हैं ऐसे धूमपान, तो प्रतिदिन प्रयोग में लाने वाला धूमपान है, यानी कि स्वस्थ वृत्त के लिए उसका उपयोग में ला सकते हैं। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स है ना, हरेणुका से लेके ग्रंथि परने तक बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को साथ में लेके हम फिर धूमपान कर सकते हैं। और आज के समय में तो मार्केट में ये हरिणुकादि धूमवर्ती या इसी के इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करके, इसमें से कुछ कम इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करके मार्केट में आयुर्वेदिक सिगरेट्स भी मिलती है ना, तो उसमें यही सारी चीजें रहती है। और पान की जो शॉप होती है वहां पे मिलती है, लेकिन फिर भी हमें हमारे लिए यूजफुल है या नहीं, वो सोच के, या फिर वैद्य की सलाह के अनुसार, यानी कि आप जब वैद्य बनेंगे तो पेशेंट को आप रिकमेंड करेंगे तो ही ये यूजफुल रहेगी। फिर उसी तरह से एक और स्नेहिकी वर्ती का उदाहरण लेते हैं। ये जो है ये भी एक धूमवर्ती है, लेकिन स्नेहिक धूमपान के लिए है। और यहाँ पे नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ये वासा नहीं है, ये वसा है। आप एनाटॉमी में रचना शरीर में जो वसा पड़े है ना, वो वसा का उपयोग करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ 13 इंग्रेडिएंट्स है, उन सभी को साथ में मिला के ट्रिक्चुरेट करके पेस्ट बना देते हैं, और फिर उससे वर्ती बना लेते हैं। तो जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है या फार्मास्यूटिकल पार्ट है वो एक समान है। सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिला के पेस्ट बना के वर्ती का शेप दे देना है, और छाया में शुष्क करके स्नेहिक धूमपान के तौर पे उपयोग करना है। लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर हम वसा को बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, क्वांटिटी सफिशिएंट मात्रा में वसा और घृत को, दोनों को ही लेते हैं। और द्रव्य क्या है इसके अंदर, जीवनीय गण के सारे द्रव्य समान मात्रा में लेना है। ये समझ लीजिए कि 100 ग्राम हमने जीवनीय गण के द्रव्य ले ली, तो उसी के जैसे 100 ग्राम मधुशिष्ट लेना है। तो उन दोनों को मिक्स करके फिर उसमें वसा और घृत मिला के वर्ती बना देते हैं, और उसको जला के धूमपान करते हैं। तो ये है वसादि स्नेही की वर्ती। अभी यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर अष्टांग हृदय को रिकॉल करिए, ये यमक है ना। 2 तरह के स्नेह यहाँ पे मिक्स कर दिए हैं, घृत तेल वसा मज्जा, 4 तरह के स्नेह होते हैं। उसमें से अगर 2 स्नेह एक साथ में ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यमक। तो बहुत सारा स्नेह द्रव्य इसके अंदर आ जाता है, इसलिए ये एक स्नेही की वर्ती बन गई, और इसका नाम है वसादी स्नेही की वर्ती, जो स्नेहन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर एक और उदाहरण, प्रोबेबली ये लास्ट होगा, इसके बाद धूपन आएगा, वो हम कल देखेंगे। तो एक उदाहरण आज लेते हैं, अपराजितादि वैरेचनिक धूमवर्ती। तो नाम से ही पता चलेगा कि ये विरेचन करने वाली धूमवर्ती है, और इसके अंदर अपराजिता एटसेट्रा इंग्रेडिएंट्स है। तो फार्मास्यूटिकल पार्ट सेम है, सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला के पेस्ट करके, पानी के साथ मिला पेस्ट करके वर्ती बना लेंगे। वर्ती को छाया शुष्क करना है, घृत लिप्त करना है, और फिर उसको यूज करना है दोषों के शोधन के लिए। वैरेचनिक वर्ती है, दोषों के शोधन के लिए ही यूज होगी ना, दोषों को शरीर में से बाहर निकाल देगी। खास करके ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है,
उसके अंदर भी वात कफज रोग है, वात कफज ऊर्ध्वजत्रुकज रोग, तो उसमें हम इसका उपयोग करना है। तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है? अपराजिता और ज्योतिषमती, हरताल, मनशिला दोनों शुद्ध स्वरूप में, अगरू, तेजपत्र और उसके जैसे ही सुगंधित द्रव्य हम ले सकते हैं, जैसे कि केला वगैरह ले सकते हैं। और वैरेचनिक वर्ती बनाएंगे तो ये अपराजितादि धूमवर्ती बन जाएगी। ओके, तो और एक दो एग्जांपल है, वो कल लेते हैं, आज हमारा यहाँ पे समय पूरा हो गया है। लेकिन आप मीटिंग लीव मत करिए, कंटिन्यू रहिए इसी में ही। और 10 मिनट के बाद गौरव सर का क्लास शुरू हो जाएगा 10:50 को। मीनवाइल आप चैट में अटेंडेंस भेज दीजिए, और एक दो इंस्ट्रक्शन मुझे आपको देनी है, वो भी सुन लीजिए। तो अभी ये बृहत आदि कासग्न वर्ती वगैरह कल देखेंगे। और इंस्ट्रक्शंस जो है वो कल जो ग्रुप में भेजा था, 1 तारीख से शुरू होने वाला वेबिनार है ना, वेबिनार सीरीज, उसके बारे में है। तो यूट्यूब पे लाइव होता है ना, और आप देखते हैं उसको, बहुत सारी कमेंट्स करते हैं, इतना सारा वो अंगूठा ठेंगा दिखाते हैं, बहुत सारे कार्टून्स डाल देते हैं उसके अंदर। तो अच्छी बात है, लेकिन इस बार नहीं करेंगे, है ना। आप यूट्यूब पे देखिए, लाइव देखिए, सेशन बहुत अच्छे रहेंगे चारों ही, केतकी मैम का, भार्गव सर का, भाविन सर का, और एक डॉक्टर पूजा मैम जो है सिटी से है, उनका भी सेशन बहुत अच्छा रहेगा सुनने जैसा। तो आप सभी जरूर सुनिए, बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। नॉलेज तो मिलेगा ही, साथ में एक स्किल भी मिलेगी कि आगे जाके आपको भी इस तरह से कुछ बोलना है कहीं पे जाहिर वक्तव्य में, तो वो भी सीखने मिलेगा। लेकिन अभी आपको एक दो स्टूडेंट्स का लास्ट टाइम भी ये हुआ कि वेबिनार के अंदर सर्टिफिकेट में कुछ तो इश्यू हुआ था, कि सर्टिफिकेट नहीं मिला था उसके बारे में। तो मैं एक इंस्ट्रक्शंस भी देता हूँ आज, कि आपको करना क्या है, आपका नाम और आपका ईमेल आईडी, ये दो चीज लिखनी है वहां पे, बस उतना ही करना है और कुछ नहीं। तो आपको यूट्यूब के चैट में नाम और ईमेल आईडी उतना ही लिखना है, रोल नंबर नहीं लिखना है ना, रोल नंबर लिखते हैं वो अच्छा नहीं दिखता। तो नाम और ईमेल आईडी उतना ही लिखिए वहां पे। और दूसरा एक है यहाँ पे, आपकी एक हेल्प भी चाहिए मुझे, मुझे इन द सेंस पूरी कॉलेज को, मैं तो नहीं हूँ इस वेबिनार सीरीज में, मैं तो सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग इसके अंदर हूँ। लेकिन स्पीकर्स के लिए और हमारी कॉलेज के लिए यहाँ पे जो है, फेसबुक में भी लाइव करने वाले हैं इस बार, यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक में भी। तो आपको करना क्या है कि इसके अंदर जो इसका फेसबुक लाइव सेशन होगा, वहां पे आपको वॉच पार्टी करनी है ना। आपको पता है फेसबुक में कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसको वॉच पार्टी हम कर सकते हैं, तो उसके आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स है सभी को ये दिखने लगेगा। तो ये जो है इस तरह से हमारी कॉलेज के लिए ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये आप करिएगा, है ना। और कुछ भी डाउट्स है तो हमारे सेशन के बारे में खास तो पहले कुछ भी डाउट्स है, धूमपान कल्पना के बारे में, तो भी पूछिए। मीटिंग इसी को आप कंटिन्यू रखिए, ज्वाइन रखिए। अभी 5 मिनट के बाद गौरव सर अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे, तो आप चाहे तो आप फोन साइड में रख के जो कुछ भी करना है एक्टिविटी कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। लेकिन एग्जैक्टली 10:50 को ये शुरू हो जाएगा आपका सेशन। और दूसरा कि अभी जो चैट में अटेंडेंस भेजी है, उसमें मुझे 43 लोगों की अटेंडेंस ही आई है ना। तो एक्चुअल में जो ज्वाइन है वो 47 है, जिसकी बाकी है अटेंडेंस भेज दीजिए। और बाद में गौरव सर के क्लास के लिए अटेंडेंस अगेन उनका लेक्चर खत्म होने के समय पे। मैं शेयरिंग बंद करता हूँ सर, स्लाइड शेयरिंग में बंद कर रहा हूँ।
चलो, मेरी आवाज आ रही है? तो शुरू करते हैं। 10:50 हो गए तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। आवाज बहुत कम आ रही है, ये मेरा स्पीकर है। ओके। इस पे तो आती थी ना। एक मिनट, आप माइक यूज करेंगे मैं इसको वॉल्यूम देखता हूँ एक बार। वॉल्यूम से माइक खराब आ गया। कल तो आ रहा था ना ठीक से। मुझको गया। थोड़ा जोर से बोलते हैं। अगर कोई ईयरफोन लगा के सुनेगा तो क्लियर है, स्पीकर पे सुनेगा तो नहीं आएगा। ठीक है, अभी अगर आवाज ठीक से आ रही हो तो हम शुरू करते हैं। अगर नहीं आ रही है क्लियर तो चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है, अकीक का लास्ट पॉइंट हमारा बाकी था। उसके प्रॉपर्टीज का, अकीक के जो गुणधर्म है। रसामृत का रेफरेंस है शीतो वृक्षश्चित्त वृक्षः चित्त दोषेषु गीतो रक्तस्तंभी दार्ढ्यकारी द्विजानाम हेम्ना साकं साधितो अतीव वृक्षः श्लक्ष्णः शोणः शस्यते को अप्यकिकः। तो अभी इसका मतलब जो है, नीचे हमने इसके ग्रुपिंग करके लिखे हैं। तो उसके गुणधर्म क्या क्या है? रुक्ष है, शीत है और श्लक्ष्ण गुणात्मक है। प्रॉपर्टीज में और है, रक्त स्तंभन करने वाला है, दंत दार्ढ्यकर है, वृक्ष है, दार्ढ्यकरी दार्ढ्यकारी द्विजानाम। इसका मतलब है द्विजानाम मतलब दंत को, दंत का पर्याय नाम है। दंत को दृढ़ करने वाला, अगर जो हिलने वाले दंत होते हैं उनको दृढ़ करने वाला, ना हिलने वाले करने जैसा। रक्त स्तंभी है तो रक्त प्रदर, रक्तार्श, रक्तातिसार, ये रक्तपित्त, ये जो व्याधि है जिनमें रक्त का शरीर से बहिर्गमन होता है ज्यादा मात्रा में, उसमें हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ में ही शीत है और उच्च है, तो दोनों भी वो रक्तपित्त को रोकने के लिए काम आएगा। और जो रोगग्नता में व्याधि दिए हैं उनमें मानस व्याधि है, चित्त दोषेशु ऐसा ऊपर कहा है ना, तो उसका मतलब है मानस व्याधि। तो अकीक की पिष्टी जो है मानस व्याधि में बहुत बार यूज की जाती है। तो एक तो सबको पता होगा कि विषाद, विषाद जो है जैसे डिप्रेशन जैसे जिनको लक्षण होते हैं उनमें मन का प्रसादन करने के लिए अकीक जैसे द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में और भी द्रव्य है, जैसे हमने जहर मोहरा देखा था, जहर मोहरा भी इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अदरक का भस्म है, वो भी मन पे काम करने वाला होता है। तो ऐसी चीजें चित्त दोषेशु ऐसी फलश्रुति में हम यूज कर सकते हैं, या फिर अन्य मानस व्याधि में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि उन्माद अपस्मार है। पित्त रोग, पित्त के जो अलग अलग विकार होते हैं, आपको पता होगा कि अभी 40 अलग अलग पित्त के विकार है, सभी में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी फलश्रुति में इसके प्रॉपर्टीज के अनुसार जो पित्त रोग उसमें बैठते हैं, जहाँ पे वृक्ष और शीत गुण की अपेक्षा होती है, मतलब द्रव और उष्ण गुण से अगर पित्त बड़ा है या फिर तीक्ष्ण गुण से पित्त बड़ा है, तो वृक्ष शीत श्लक्ष्ण ऐसे गुण वाला अकीक उसमें काम आएगा। तो ऐसे पित्त रोग में अकीक की पिष्टी हम यूज कर सकते हैं। साथ में ही रुद्रोग है, मन का प्रसादन करने वाला है, ये तो हमने देखा था। तो वैसे ही वो हृदय के जो लक्षण है रुद्रोग के, उनको भी ठीक करने के लिए काम आएगा। मूत्र रोग में अश्मरी का भेदन करने वाला है, या मूत्र का प्रवर्तन ज्यादा बढ़ा के वो जो अश्मरी है उनको शरीर से बाहर निकालने वाला होता है। अश्मरी में दो तरह की
द्रव्यों की अपेक्षा होती है, एक तो अश्मरी भेदन करने वाला और दूसरा तो मूत्र। मूत्र क्यों चाहिए होता है? अश्मरी का भेदन करने के बाद मूत्र का प्रमाण थोड़ा सा बढ़ा के उसको शरीर में से बाहर निकालना, ये काम भी उसके लिए आवश्यक होता है। इसके लिए अश्मरी भेदन और मूत्र ये दोनों क्वालिटी के द्रव्य हमें चाहिए होते हैं। 2 से 4 रत्ती इतनी मात्रा में इसको हम यूज कर सकते हैं। रसामृत का रेफरेंस है अनुपान गोदुग्ध मधु नवनीत, इसके साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे भी चित्त दोष मन से रिलेटेड कुछ लक्षण होते हैं वहां पे नवनीत ये अनुपान आ जाता है। नवनीत जो है मज्जा पे काम करने वाला एक द्रव्य है, तो वहां वो इन दोषण के लिए हम अनुपान के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ गुण धर्म है। और ये अभी जो हमने पूरा सिकता वर्ग देखा था उसके ये पिक्चर्स है। अगर सिकता वर्ग में कुछ परेशानी है तो पूछ सकते हैं। हम अभी अगला जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। क्षार वर्ग दिख रहा है? कंकण का स्लाइड हाँ बंद करो, पहले स्टॉप करना पड़ेगा क्या शेयरिंग? फिर से मुझे दिखाई नहीं दे रहा वो पीपीटी। मैंने पीपीटी खोला है बैकग्राउंड में। हाँ अल्टर टैब ना। हाँ हाँ अभी क्षार वर्ग हमें स्टार्ट करना है। क्षार वर्ग में हम 4 द्रव्यों को पढ़ने वाले हैं। क्षार वर्ग में तो वैसे बहुत सारे द्रव्य होते हैं, लेकिन अभी सिलेबस में हमारे 4 द्रव्य हैं। प्रॉब्लम हो गया। ये एक जनरल क्लासिफिकेशन हम क्षारों का कर सकते हैं, मिनरल ओरिजिन, मरीन ओरिजिन और प्लांट ओरिजिन। तो मिनरल के तौर पे कौन से क्षार हमें मिलते हैं जो नेचर में क्षारीय द्रव्य इसके तौर पे ही मिलते हैं और माइन से निकाले जाते हैं। तो उसमें टंकण है और सूर्य क्षार है। सूर्य क्षार सबको पता होगा, श्वेत पर्पटी सब ने बनाई है। तो जो सोरा है इसको सूर्य क्षार कहते हैं, और टंकण भी है, टंकण का शोधन भी हमने किया था। तो ये दोनों द्रव्य आपको सबको पता है। अगला जो ग्रुप उन्होंने किया है मरीन का, ये भी सब हमने देखा है सुधा वर्ग में। प्रवाल शंख शुक्ति वराटिका सभी द्रव्य हमारे पढ़ के हुए हैं सुधा वर्ग में। प्लांट ओरिजिन कुछ क्षार है, इनमें से कुछ प्रैक्टिकल्स हमने किए हैं, जैसे कि यहाँ पे सज्जी क्षार है, यवक क्षार है, चिंचा क्षार है, अपमार्ग क्षार है, तिलक क्षार है। क्षार वर्ग की बहुत सारी क्षार वर्ग के प्लांट्स की बहुत सारी लिस्ट हमें मिलती है। आपने क्षार का टॉपिक जो अष्टांग हृदय में पढ़ा होगा, ऐसे ही सुश्रुत में भी है क्षार निर्माण का। तो उसमें क्षार वृक्ष कौन कौन से है उसकी एक बड़ी सी लिस्ट हमें देखने को मिलती है। तो प्रैक्टिकली जो हम बना सकते हैं, बनाते हैं और यूज करते हैं, उन क्षारों को यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने जो बनाया था वो है अपमार्ग क्षार। अपमार्ग क्षार कैसे बनाया था सबकी नजर के सामने, वो सभी प्रैक्टिकल्स आ गए होंगे। तो वही हम यवक क्षार के बारे में देखेंगे। ये 4 जो क्षार हैं, सर्ज क्षार, यवक क्षार, टंकण और सूर्य क्षार, ये हमारे सिलेबस में है। सर्ज क्षार जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, यवक क्षार टंकण इसको बोराक्स कहते हैं, और सूर्य क्षार जिसको पोटेशियम नाइट्रेट ऐसा कहते हैं। तो ये 4 क्षार जो है अभी क्षार वर्ग में हमें पढ़ना है। सबसे पहला आता है सर्ज क्षार, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप पापड़ अगर किसी ने बनाए हो तो सबको पता होगा।
पापड़ के लिए एक पापड़ खार नाम से एक चीज उसमें डाली जाती है, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसको रसशास्त्र में हम सज्जिक क्षार के नाम से पहचानते हैं। लेकिन यहाँ पे सज्जिक क्षार बनाने की विधि जो है वो थोड़ी सी अलग है। केमिकली भी सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, और नेचुरल जो प्लांट्स होते हैं उनके उनसे भी सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको हम अभी सज्जिक क्षार के नाम से पहचानते हैं। स्वर्जिका, स्वर्जी, सुवर्चिका, रुचक, सुवरचला और सर्जिका, ये सभी उसके पर्यायी नाम है। तो भाव प्रकाश निघंटु में अगर उसके हम श्लोक देखें तो ये पर्याय नाम उसके हमें पता चलते हैं, या फिर रसतरंगी में भी मिल जाएंगे। Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है। दो उसके सोर्सेस पाए जाते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से सज्जिक क्षार को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसमें दो अलग अलग सोर्सेस है। एक तो दुरालभा नाम के जो प्लांट है उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे अपामार्ग से हमने क्षार को एक्सट्रैक्ट किया था, वैसे ही दुरालभा उष्टप्रिया जिसका नाम है, उससे ये क्षार एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक ओपिनियन है स्वर्जी मृत, एक तरह की मिट्टी होती है जो सज्जिक क्षार के तौर पे यूज की जाती है। तो रस जल निधि में ये दूसरा रेफरेंस मिलता है, अल्कलाइन सॉइल इन सर्टेन हिली एरियाज, कुछ हिली एरियाज में ऐसी मृत्तिका हमें मिलती है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका केमिकल नेचर है, वो सज्जिक क्षार के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो रेगिस्तान और उसके आगे का जो इलाका है, मतलब राजस्थान की बॉर्डर और पाकिस्तान के आगे का जो इलाका है, वहां पे ये सज्जिक क्षार जो है नेचुरली पाया जाता है हिली एरियाज में। तो वो मिट्टी जो है वो सज्जी के नाम से वहां पे बाजार में मिलती है। पहला जो सोर्स है प्लांट से निकाला जाने वाला, उसका ये रेफरेंस यहाँ पे दिया है। उष्टप्रिया का क्षुप लेना है, उसको दग्धवा जलाना है और क्षार को बाहर निकालना है। जैसे अपमार्ग क्षार हमने निकाला था, तो वो प्रोसीजर रिमाइंड करना है। सबसे पहले तो अपमार्ग का हमने जलाया था, वैसे ही यहाँ पे उष्टप्रिया मतलब दुरालभा का क्षुप जलाना है, और उसकी जो राख मिलेगी उसको पानी में भिगो के, यहाँ पे कितना पानी लेना है दिया है, तो ये अष्टगुणिते क्षिप्त्वा भाजने विमले तथा 8 गुना पानी में डाल के उसको रखना है। सप्तकृत्वा प्रयत्नेन श्रावयत पृथुवाससः, एक मोटा सा कपड़ा लेके उसमें 7 बार उसको श्रावयत, श्रावयत का मीनिंग है यहाँ पे छानना है, 7 बार उसको छानना है उस पानी को। श्रावितम सलिलम चात पचित भाड़म विषगुरा, जो फिल्ट्रेट उसका मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पे फिल्टर पेपर से किया था, हाँ, तो उन्होंने मोटे वाले कपड़े से छानने के लिए कहा है ताकि उसमें राख के कण ना आए, इसलिए। तो जो फिल्ट्रेट उसको मिलेगा उसको पाचन करना है, मतलब अग्नि पे रखना है, और जब वो गाढ़ा हो जाएगा तब उसको सुखा के उसमें से पानी पूरी तरीके से बाहर निकाल देके जो ड्राई फॉर्म में हमें पाउडर मिलेगा वो सज्जिक क्षार के तौर पे यूज करना है। हिमकुंदेन्दु संकाशम, बर्फ के जैसा या फिर कुंद के पुष्प के जैसा श्वेत वर्ण का सज्जिक क्षार हमें मिलेगा। तो वो ये जो विधि है ये सब ने प्रैक्टिकली किया है, इसलिए याद रखने के लिए आसान है। तो ये पहला उसका सोर्स है, प्लांट ओरिजिन सज्जिक क्षार। दूसरा सोर्स जो है रस जल निधि का रेफरेंस मैंने बताया था। केचित् केषुचित् गिरिपृष्ठेषु भूतले वा तदीनके दृश्यते क्षारामृतपूर्णं भूस्तरं भूरिमानतः। तो अभी जो देश के अलग अलग टाइप्स आपने देखे होंगे, या मृत्तिका के अलग अलग टाइप्स आपने अष्टांग हृदय में देखे होंगे कि अलग अलग जगह पे जैसे कृष्ण मृत्तिका है, धूसर मृत्तिका है, श्वेत मृत्तिका है, वैसे ही क्षार मृत्तिका ऐसी भी एक मृत्तिका होती है, मिट्टी होती है जिसमें क्षार का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी क्षारपूर्ण जो मृत्तिका या भूमि होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, गिरिपृष्ठेषु या भूतले वा।
एक तो पहाड़ी पे पाई जाती है, नहीं तो भूतले उसके नीचे का जो इलाका होता है वहां पे ऐसी क्षार युक्त मृत्तिका जो पाई जाती है, स्वर्जीमृत कथ्यते तंच क्षारेतर पदार्थ युक्त, उसको स्वर्जीमृत ऐसा कहा जाता है। स्वर्जीमृत मतलब उसको स्वर्जी का क्षार के तौर पे हम लेते हैं। संगृह्य मृत्तिकाम ताम च मृत पात्रे स्थापयतः, उस मृत्तिका को कलेक्ट करना है, मृत पात्र में रख देना है। चतुर्गुण जले नैव मृत्तिकाम ताम विलोड़येत्, उसमें 4 गुना पानी डाल के उस मृत्तिका को पानी में घोल देना है। तन्नीरम श्रावयेत् यत्नात् बहुशः पृथुवाससः, सिमिलर प्रोसीजर है, उस पानी को पृथुवाससा मोटे वाले कपड़े से छान लेना है। और क्या करना है, ऊपर जो मिट्टी है उसको बाजू को डाल देना है, नीचे जो पानी आपको मिलेगा उसको क्वाथयेत् तज्जलम ततः, उसके बाद उस पानी को अग्नि पे रख के गर्म करना है और पानी उसमें से उड़ा देके नीचे जो आपको मिलेगा वो क्षार को ग्रहण करना है। सिमिलर प्रोसीजर है, यहाँ पे राख के बजाय मिट्टी ही डालनी है पानी में, और मिट्टी में जो क्षार घुले हुए हैं वो पानी में आ जाएंगे और मिट्टी जो है अलग हो जाएगी, और उस पानी को गर्म करके वो सज्जी का क्षार जो उसमें है स्वर्जी क्षार वो बाहर निकाल लेंगे। तो ये 2 अलग अलग सोर्स सज्जी क्षार के बारे में हमें मिलते हैं। ये उसके कुछ गुण अलग अलग ग्रंथों में हमें रेफरेंस मिलेंगे। तो चरक का है, सुश्रुत का है और तीसरा रसतरंगिणी का है। तीक्ष्ण उष्ण लघु वृक्ष क्लेदीपक्ता विदारणः दहनो दीपनश्चेत्ता सर्वक्षारो अग्निसंनिभः। ये क्षारों के जनरल गुणों के बारे में चरक ने कहा है। नेयौ वह्निसमौ क्षारौ स्वर्जिका यावशुकजौ शुक्र श्लेष्म विबंधार्मो गुल्मप्लीह विनाशनौ। क्षार का दूसरा एक रेफरेंस सुश्रुत में मिलता है, ये उसका जनरल प्रॉपर्टीज का श्लोक है। क्षार क्या क्या करते हैं, स्वर्जिका यावशुकजौ, प्रमुख 2 जो क्षार है स्वर्जिक क्षार और यव क्षार, दोनों के गुण यहाँ पे कलेक्टिवली दिए हैं सुश्रुत में। सज्जिक्षार के सेपरेट गुण रसतरंगिणी का रेफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। सर्जिक्षारः स्मृतस्तीक्ष्णः कटुरुष्णश्च पाचनः समीरणहरः कामं कासश्वासनिवारणः अग्निदीप्तिकरश्चैव गुल्माद्मान विनाशनः व्रणोदरामयहरः कृमिघ्नश्च प्रकीर्तितः। तो ये रसतरंगिणी का रेफरेंस है। अब ये तीनों रेफरेंस को कलेक्ट करके इसका एक कंपैरिजन हम देख सकते हैं। लेफ्ट साइड का जो है क्षार के जनरल गुणों का वर्णन यहाँ पे किया है। तीक्ष्ण है, उष्ण है, लघु है, रुक्ष है, क्लेदन करने वाला है, पाचन करने वाला है, विदारण करने वाला है। विदारण का मतलब तोड़ने वाला है, धारण करना मतलब सेपरेट करना, त्वचा का धारण करने वाला है, या फिर जिस चीज पे ये डाला जाए उसको फाड़ देता है। विदारण का मतलब फाड़ना होता है। दहन करने वाला है मतलब अग्नि जैसे काम करने वाला होता है, अग्नि के जैसे दहन करता है, अग्नि का दीपन करेगा, दीपन करने वाला है। छेदन करने वाला है, जहाँ पे भी काट के निकालने की जो वस्तु होती है वहां पे उस वस्तु को काटता है। जैसे अर्श पे अगर इसको लगाया जाए तो अर्श को छेदन कर देता है, करतरी के जैसा, कैंची के जैसा ये छेदन करने वाला काम करता है। अग्नि संनिभः, अग्नि के जैसा ही है, साक्षात अग्नि ही इसमें विराजमान है, ऐसे वो काम करता है। शुक्र श्लेष्म विनाशनो, शुक्र और कफ दोनों का नाश करने वाला है। विबंध अर्म विनाशनो, विबंध और अर्म, अर्म एक डिसीज है। जैसे कल नेत्र कल्पना में सर ने थोड़ा सा इसका उल्लेख किया था, टेरिजियम नाम का एक डिसीज होता है जो नेत्र के कृष्ण पटल पे आ जाता है। तो वो क्या करता है, विजन को इम्पेयर करता है, तो वहां पे छेदन करके निकालने वाली कुछ तो चिकित्सा हमें करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो अर्म नाम का ये नेत्र व्याधि है, उसमें भी क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। गुल्म प्लीह विनाशनः, गुल्म और प्लीहा इन दोनों का नाश करने वाला है, ये दोनों व्याधियों में वो यूज करने वाला है। तब ये यवक्षार और
सर्जी क्षार दोनों में कॉमनली देखने वाले गुणधर्म है। तो ये कॉमन क्षार के गुणधर्म के रूप में चरक सुश्रुत हमें बताते हैं। तो अभी सर्जी क्षार के स्वतंत्र जो गुणधर्म है वो राइट साइड में कोट किए हैं। कटु है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, अग्निदीप्तिकर है, पाचन है, समीरण हर है मतलब वातहर है, श्वास श्वास निवारण, श्वास और श्वास को निकालने वाला है। तो ये कैसे होता होगा, ये विजुअलाइज कर सकते हैं। वात श्लेष्मग्न ऐसे क्षार होता है ना, तो जहाँ पे भी कफ संचिति होती है वहां से कफ को छेदन करके निकालेगा, और जहाँ पे भी वात संचिति होगी वहां पे वायु का अनुलोमन करेगा, स्रोतों का विकास करेगा। तो जहाँ पे स्रोतस ब्लॉक हुए होते हैं वहां पे ही वायु एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर स्रोतस खुल गए तो वायु को मार्ग मिल जाएगा, वायु निकल जाएगा, तो श्वास और श्वास की संप्राप्ति जो है वो ब्रेक हो जाएगी। गुल्म और आदमान इन दोनों व्याधियों में भी ऐसे ही वो काम करेगा। गुल्म में छेदन करना या भेदन करना या फिर विदारण करना, इस तरीके से गुल्म में वो काम करता है। कृमिघ्न है, कृमि की प्रकृति ही श्लेष्म युक्त होती है, उसका अस्तित्व जो है श्लेष्मा और क्लेद से ही होता है कृमि का, तो उसके अनुसार ही वो काम करेगा। श्लेष्मा और क्लेद को कम करने वाली जो चीज है वो कृमिघ्न होती है। तो इस तरीके से कृमि को नष्ट करने का काम क्षार करता है। व्रणहरः उदरामय हरः, तो व्रण और उदर इन दोनों में एक कॉमन चीज है, वो है क्लेद। ज्यादा पानी वहां पे बढ़ता है। उधर में भी देखा आपने, अभी उधर तो पढ़ा होगा कि उधर में क्या होता है कि पेट का जो बाहरी आवरण होता है उसके नीचे पानी जमा हो जाता है, मतलब ये क्लेद है। उसको वहां से निकालना है, धीरे धीरे करके उसको वहां से निकालना है, ये काम क्षार करता है। साइड बाय साइड उसके अलग गुणधर्म भी है जो अग्नि का दीपन करने वाले हैं। ऐसे व्याधियों में अग्नि का दीपन करने की भी जरूरत होती है, तो ये दोनों काम वहां पे एक्सपेक्टेड है। स्वर्ग का क्षार की जो मात्रा है 3 से 12 रत्ती की मात्रा में रसतरंगिणी ने उसका प्रयोग करने के लिए कहा है। तो ये स्वर्ग का क्षार के गुणों के बारे में कुछ रेफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। ये ऐसे वाले पत्थर स्वर्ग का क्षार के नेचुरल जो फॉर्म है, जो दूसरा हमने देखा था स्वर्ग का अमृत, उसके लिए ये पत्थर हमें मार्केट में मिलते हैं। अगर स्वर्ग का क्षार अगर मार्केट में जाके हम पूछते हैं तो हमें ऐसे पत्थर के रूप में वो मिलता है। तो इसको पानी में घोलना है, फिल्टर करके वापस अग्नि पे चढ़ा के ड्राई कर लेना है। समय कितना है ना। तो अगला क्षार हमें देखना है यवक क्षार, पोटैश कार्बोनेट, ऐसा केमिकल नेचर उसका हम जान सकते हैं। यवज, यवशुकज, यवाग्रज, यवाह, यवनालज, पाक्य और शूकज, ये सभी यवक क्षार के सिनोनिम्स है। यव, ये जो प्लांट है, यव मतलब बार्ली, तो यव का जो प्लांट है उसके अनुसार ही इसको सभी सिनोनिम मिले हैं। तो उस प्लांट से निकाला जाने वाला, इस अर्थ से ही ये सभी नाम यहाँ पे दिए हैं। निर्माण कैसे करते हैं, तो अपमार्ग क्षार की विधि आंख के सामने लानी है, उसको विजुअलाइज करना है। यवशूक भवम भस्म समादाय विषग्रह सलिले अष्टगुणे क्षिप्त्वा विमले भाजने ततः सप्तवारं प्रयत्नेन श्रावयेत् पृथुवाससा श्रावितं सलिलं चातश्चुल्लं तीव्राग्निना पचेत् निःशेषं सलिलं ज्ञात्वा पाकपात्रतलस्थितं यवक्षारं प्रयत्नेन गृह्णीयात् पाण्डुरप्रभम्। इसको अभी पिक्चराइज करते हैं। यवशूक भवम भस्मम, यव का जो प्लांट है उसको जला के मिला हुआ जो भस्म है वो अभी आपके सामने है। आपके जो श्लोक था
यवक्षार का। ये अभी एक एक पार्ट जो है पिक्चराइज करना है। यवशु का भवम बस हम आगे स्टेप क्या है, सलिले अष्टगुणे क्षिप्त्वा विमले भाजने तथा। एक साफ पात्र में 8 गुना पानी में इस राख को मिला के रखना है। हमने क्या किया था, 4 गुना पानी में मिलाया था। वो क्यों किया था, चारणदर का रेफरेंस। चारणदर का रेफरेंस में 4 गुना पानी डालने के लिए कहा है, यहाँ पे 8 गुना पानी डाला है। तो सलिले अष्टगुणे क्षिप्त्वा विमले भाजने तथा, उस राख को 8 गुना पानी डाल के साफ पात्र में रख देना है। अगला स्टेप क्या है, सप्तवारम प्रयत्नेन श्रावयेत् पृथुवाससा। 7 बार उसका फिल्ट्रेशन करना है। पृथुवाससा के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर से हमने उसको छान के लिया था। ये उसका फिल्ट्रेट है। श्रावितम सलिलम चाथ चुल्याम तीव्राग्निना पचेत। श्रावितम सलिलम मतलब जो छान के मिला हुआ जो पानी है उसको क्या करना है, चुल्याम तीव्राग्निना पचेत, अग्नि पे रख के गर्म करना है। कब तक गर्म करना है, जब तक कि उसमें से पानी पूरी तरीके से चला नहीं जाता। तो ये अग्नि पे रखने के बाद का एक पिक्चर है। ये अभी उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ये नोटिस करना है। थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से चला जाता है और ये गाढ़ा होने लगता है। अभी पानी इसमें से कम हो गया ना। निशेषम सलिलम ज्ञात्वा पाक पात्र तलस्थितम, ये अगला स्टेप है। निशेषम सलिलम ज्ञात्वा, पानी पूरी तरीके से चला गया है ऐसा जानकर क्या करना है, पाक पात्र तलस्थितम, जिस पात्र में आपने पाक किया था उसके पात्र के तल में, उसके बेस में आपको ये एक क्षार मिलेगा। यवक्षारम प्रयत्नेन गृह्णीयात् पांडुरप्रभम। नीचे जो यवक्षार मिलेगा पांडुर वर्ण का, उसको ग्रहण करना है, उसको कलेक्ट करना है। तो ये यवक्षार है। अभी जो श्लोक आपने देखा ना, सभी के पिक्चर्स हमने अभी देखे स्टेप बाय स्टेप। हर एक लाइन को हमने फोटो में डाल दिया था, तो आपको इसका प्रोसीजर पता चले इसलिए। और साथ में ही आपने अपमार्ग चार्ट जो बनाया है उसको इमेजिन करना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये यवक्षार जो बनेगा उसके गुणधर्म क्या क्या होंगे इसके बारे में थोड़ा सा हमें देखना है। हृत्पांडु ग्रहणी रोग प्लीहानाह गलग्रहान कासम कफजम अर्शांसी यावशुको व्यपोहति। चरक सूत्र स्थान 27 का ये रेफरेंस है। नेयौ वन्नी समोक्षारौ स्वर्जिका यावशुकजौ, ये सुश्रुत का ही रिपीट रेफरेंस है। जैसे स्वर्जिका अक्षर में हमने देखा था, दोनों के एक साथ गुण उन्होंने कोट किए हैं। तीसरा जो है रस तरंगिणी का, सेपरेट यवक्षार के जो गुण है, यवक्षारो लघु स्निग्धो दीपनः पाचनः परम गुल्मप्लीहामय हरः कफः वातनाशनः शूलानाः उदर आत्मान मूत्रकृच्छ्र प्रणाशनः कंठामय हरो हृद्यश्चाम्ल पित्त हरः सरा औपसर्गिक में होत्थ फलशोथ निवारण स्वेद प्रवर्तकश्चैव विषग्भिः मूत्रलो मतः। ये रस तरंगिणी का जो रेफरेंस है उसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, एक एक पॉइंट उसमें से एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं क्या क्या यवक्षार के गुण हमें देखने को मिलेंगे। तो तीनों रेफरेंस जो है उसमें से ये पॉइंट हमारे सामने है। क्या क्या है, लघु है, स्निग्ध है, दीपन करने वाला है, पाचन करने वाला है। अग्नि का दीपन करेगा, दोषों का काम का पाचन करेगा। सरगुणात्मक है। सरगुण का मतलब क्या है, उन दोषों को वहां पे टिकने नहीं देता, उसको गति प्रदान करता है शरीर में से बाहर निकल जाने के लिए।
शुक्र और श्लेष्मग्न है, शुक्र का नाश करने वाला है, श्लेष्म का भी नाश करने वाला है। तो क्षारो न अत्युपयुंजित द्रव्य जो है, तीन चरक ने कहे हैं, उनमें से एक क्षार है। तो क्यों है, उसके कारण में भी आपको ये मिलेगा शुक्रग्न है। कफहा वातनाशनः, कफ वातग्न, ऐसी उसकी दोषग्नता है। तो उसके अनुसार ही बाकी व्याधियों का भी विचार करना है, दोषग्नता के अनुसार। कफ और वात का नाश करने वाला इसके अनुसार। गुल्म प्लीहा मय हरहा, गुल्म और प्लीहा, तो ये क्या है, ज्यादा बढ़ने वाले संप्राप्ति है। मतलब क्या, आकार अवयव का जिसमें बढ़ता है, ऐसी वाली संप्राप्ति। गुल्म में क्या होता है, दोषों का समुच्चय होता है और एक जिसको आकार है, ऐसी चीज शरीर में पैदा हो जाती है। तो उसका लेखन करना होता है, भेदन करना होता है, धारण करना होता है, सभी चीज जो है ये क्षार करते हैं। प्लीहा में, हाँ प्लीहा जो है, जब एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, उसके स्थान को त्याग करके आगे चली जाती है और उसका स्वरूप जो है बढ़ जाता है, प्लीहा वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे प्लीहा के जो विकार हैं, उनमें भी कुछ हद तक भेदन और छेदन की आवश्यकता होती है, वहां पे क्षार इस्तेमाल किया जाता है। शूल अनाह उदर आदमान विबंध, सभी एक ही जाति के व्याधि है, जिसमें वायु का विबंध होता है, वायु जो है उसकी गति खो के एक ही जगह पे बैठ जाता है और ये सारे विकारों को पैदा करता है। तो वहां पे जरूरत क्या होती है कि वायु को उसकी गति प्रदान कर देना, वायु का अनुलोमन करना। साथ में ही मूत्रकृच्छ प्रनाशन, हाँ मूत्रकृच्छ में क्या करना होता है, स्रोतस जो सिकुड़ गए होते हैं उनका विकास करना होता है, उनको खोलना होता है। तो ये काम भी क्षार करता है। और मूत्र जो अटका हुआ होता है उसको खुला कर देता है। तो ये मूत्र, ये भी काम यहाँ पे हो जाता है। कंठामय हरो, कंठामय में क्या होता है कि जहाँ पे श्लेष्म प्रादुर्भाव ज्यादा है, कंठ जो है, श्लेष्म और रक्त से होने वाले विकार सबसे ज्यादा होते हैं कंठ में, तो वहां पे श्लेष्म का छेदन करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे विकारों में ये क्षारों का प्रयोग हम कर सकते हैं। रुद्र है, रुद्र कौन से एंगल से है, तो दीपन पाचन के एंगल से वो रुद्र काम करता है, रुद्र रुद्रोग के लक्षणों को कम करके। अम्ल पित्त रहा, तो यहाँ पे भी उष्ण तीक्ष्ण है, फिर भी अम्ल पित्त को कैसे कम करेगा, तो इसका कारण ये है, लघु गुणात्मक है, स्निग्ध गुणात्मक है और दीपन पाचन करने वाला है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये साम पित्त को कम करेगा। साम पित्त जो है उसका पाचन करके वो अम्ल पित्त को, अम्ल पित्त हर ऐसा काम करेगा। औपसर्गिक मेहोत्थ फल निवारण, हाँ औपसर्गिक मेह के जो लक्षण है, फल का मतलब यहाँ पे लक्षण है, औपसर्गिक मेह की वजह से होने वाले जो लक्षण है उसका निवारण करने वाला है, उस लक्षणों को कम करने वाला है। शोथ निवारण, हाँ शोथ को कम करने वाला है। शोथ की संप्राप्ति भी उदर के सिमिलर है, वहां पे क्लेद और बाकी दोषों का प्रादुर्भाव होता है, उन क्लेद वाले दोषों को कम करना, तो वो सूजन जो है उसकी वजह से कम हो जाती है। स्वेद प्रवर्तक, उष्ण तीक्ष्ण है तो स्वेद को बाहर निकालने का काम करेगा, जहां पे भी अस्वेदनम ऐसी कंडीशन है वहां पे स्वेद का प्रवर्तन करने के लिए ये काम करेगा। हृदय, पांडु और ग्रहणी रोग, हृदरोग, पांडुरोग, ग्रहणी रोग, इन व्याधियों में ये काम करेगा। दीपन पाचन करने वाला है, तो ये इन व्याधियों में काम करने वाली चीज है। गलग्रहान, गलग्रह क्यों होता है, इसका एक कारण है श्लेष्म दोष। श्लेष्मा जो है गल के अंदर जाके बैठ जाता है और गले को जकड़ लेता है, तो वहां से श्लेष्मा को दूर कर दिया जाए तो गलग्रह ठीक हो जाता है। कफजम अर्शांसी, अर्श में भी क्षार का प्रयोग बहुत बार किया जाता है, साक्षात लगाने के लिए भी क्षार कर्म अर्श में, अर्श की चिकित्सा में आया है। तो वैसे ही कफज अर्श जो होता है स्पेसिफिकली, उसमें ये यवक्षार जो है वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा बाकी अर्शों के अपेक्षा। तो ये सारी जो फलश्रुति है यवक्षार की, ये इन पॉइंट्स में आपको याद रखनी है। 3 से 7 रत्ती इतनी मात्रा में यवक्षार हम यूज कर सकते हैं, रसतरंगिणी का रेफरेंस है।
और ये कुछ कल्प आपके बुक में भी इसकी एक लिस्ट दी है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे मैंने लिखे हैं। चित्रकादिवटी है, चरक चिकित्सा के गृहिणी अधिकरण में आपको मिलेगी। अग्नितुंडी वटी है, अग्नितुंडी भैषज रत्नावली में आपको देखने को मिलेगी, आपके सिलेबस में भी है, तो वो कल्प में भी हमें सीखनी है। गृहिणी कपाट रस गृहिणी चिकित्सा में आया हुआ एक कल्प है। और वडवानल रस अग्नि दीपन करने वाला है। वडवानल मतलब अग्नि, अग्नि के जैसे ही काम करने वाला, अग्नि को दीपन करने वाला ऐसा एक रस है। तो ये जो है यवक्षार के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें जो देखनी थी वो आज हमने देखी है। तो दो क्षार जो है हमारे क्षार वर्ग के आज हमने कंप्लीट किए। टंकण और सूर्य क्षार जो है अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें कुछ परेशानी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। 11:30 तक है ना, 11:30 तक टाइम ना। ठीक है, इन टाइम खत्म हो रहा एक ही स्टूडेंट प्रोफेसर मानसिक शर्मा वेबसाइट है आपके क्लास में, बाकी तो मेरी जैसी सेम नहीं सेट है सर। है। ठीक है, तो अभी ये हम बंद करेंगे। म्यूट सर। नहीं, ओके, ये नहीं होगा। अगर इसमें कुछ शंका है तो अभी पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट है, या फिर बाद में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर अभी ये लेक्चर हम खत्म करेंगे। आपकी अटेंडेंस तब तक चैट बॉक्स में लिख दो। ये लोग लिख के रखते हैं, फिर सेंड करना, एंटर करने की बारी होती है।